आज हम भारतीय इतिहास की बिल्कुल शुरुआती पड़तों को खंगालने जा रहे हैं। हमारे पास स्रोत है एनसीईआरटी की छठी कक्षा की इतिहास की किताब का पहला अध्याय, क्या, कहाँ, कैसे और कब। अब ये सुनने में शायद थोड़ा बेसिक लगे, पर हमारा मकसद इसे एक जासूसी केस की तरह सुलझाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पहले इस उपमहाद्वीप में जीवन की पहेली को इतिहासकार जोड़ते कैसे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। हम इतिहास के बारे में क्या जानते हैं ये तो महत्वपूर्ण है ही, पर उतना ही जरूरी ये भी है कि हम ये सब कैसे जानते हैं। आज हम जिन सुरागों की बात करेंगे, पांडुलिपियां, अभिलेख, पुरातत्व, ये असल में टाइम ट्रैवल के सबसे करीबी साधन है जो हमारे पास हैं। तो एक जासूस की तरह सबसे पहले घटनास्थल को देखते हैं। सवाल ये है कि लोग रहते कहाँ थे। किताब हमें सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर ले जाती है। यहाँ कई लाख साल पहले से लोग रह रहे थे। इन्हें कुशल संग्राहक कहा गया है। मुझे ये शब्द बड़ा दिलचस्प लगता है। कुशल मतलब सिर्फ इकट्ठा करना नहीं, इसमें एक स्किल है। हाँ, कुशल शब्द यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, आज हमें कुछ पता करना हो तो हम गूगल कर लेते हैं। तब आपको ये जानना होता था कि कौन सी जड़ जहरीली है, कौन सा फल किस मौसम में मिलेगा, किस जानवर का शिकार करना है। वे अपने पर्यावरण के चलते फिरते साइक्लोपीडिया थे। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर नर्मदा के पास जिंदगी ठीक चल रही थी, प्रकृति सब कुछ दे रही थी, तो फिर किसी को खेती जैसा मुश्किल काम शुरू करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये तो शिकार करने से कहीं ज्यादा मेहनत का काम है ना। ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, और इसका कोई एक जवाब नहीं है। कुछ मानते हैं कि शायद आबादी बढ़ रही थी तो सिर्फ शिकार से पेट भरना मुश्किल हो गया होगा। कुछ कहते हैं कि जलवायु में बदलाव आया होगा, और एक संभावना यह भी है कि इंसानों ने शायद स्थिरता की चाह में यह कदम उठाया हो। खेती आपको एक जगह पर भोजन की गारंटी देती है, भले ही उसमें मेहनत ज्यादा लगे। और ये बदलाव हमें देखने को मिलता है उत्तर पश्चिम में, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। यहाँ लगभग 8000 साल पहले गेहूं और जौ उगाने के सबसे पहले सबूत मिलते हैं। 8000 साल। हाँ, और जब हम कहते हैं 8000 साल पहले, तो इतिहासकारों की भाषा में यह हुआ लगभग 6000 बीसी। ये बीसी और एडी का सिस्टम भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, उस पर हम बाद में आएंगे। पर हाँ, ये क्रांतिकारी मोड़ था। खेती का मतलब था एक जगह बसना, और जैसे ही आप एक जगह बसते हैं, गांव बनते हैं। बिल्कुल, गांव बनते हैं। आप जानवरों को पालतू बनाते हैं, भेड़, बकरी, गाय, बैल। समाज का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। अच्छा, तो मतलब एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, क्योंकि किताब में गारो पहाड़ियों और विंध्य पहाड़ियों का भी जिक्र है, और ये कि विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया था। बिल्कुल सही। ये कोई एक रात में हुआ बदलाव नहीं था। ये अलग अलग जगहों पर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से हुआ एक धीमा विकास था। और इसी विकास की जो सबसे ऊंची लहर थी, वो हमें लगभग 4700 साल पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे देखने को मिलती है, जहां इन छोटे छोटे गांवों ने भारत के पहले शहरों का रूप ले लिया। और कमाल की बात है कि इसी सिंधु नदी ने, जिसने उन शहरों को जन्म दिया, उसने इस पूरे भूभाग को दुनिया में एक नाम भी दिया, इंडिया। हाँ, ये बहुत आकर्षक है कि कैसे भूगोल किसी जगह की पहचान बन जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। जब लगभग 2500 साल पहले ईरान और यूनान से लोग यहाँ आए, तो वे सिंधु नदी से परिचित थे। तो उन्होंने इस नदी के पूर्व की पूरी भूमि को इंडिया कहना शुरू कर दिया। ये एक बाहरी पहचान है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई आपके घर को उस बड़ी सड़क के पास वाला घर कहकर बुलाए। बात सच है, पर ये आपकी पूरी पहचान नहीं है। बेहतरीन उदाहरण है। और इसी के समानांतर हमारे पास एक आंतरिक पहचान है, एक ऐसा नाम जो यहीं से उपजा, भारत। इसका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो संस्कृत का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, लगभग 3500 साल पुराना। उसमें भारत नाम का इस्तेमाल उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह, एक कबीले के लिए किया गया था। और धीरे धीरे एक कबीले का नाम पूरे देश की पहचान बन गया। वाकई दिलचस्प है कि आज हमारे देश के ये दोनों नाम, एक बाहरी दुनिया की देन है और दूसरा हमारी अपनी जड़ों से निकला है। बिल्कुल। और ये हमें हमारे अगले सवाल पर लाता है। ये सारी जानकारी 8000 साल पहले गेहूं, ऋग्वेद, शहर, ये सब हमें पता कैसे चलता है? हाँ, मतलब इतिहासकारों के पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं,
तो ये सुराग उन्हें मिलते कहाँ से हैं? और सबसे पहला सुराग है लिखित शब्द, हाथ से लिखी पुरानी किताबें, जिन्हें पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। मनु यानी हाथ से लिखा हुआ। उस जमाने में कागज तो था नहीं, तो ये ताड़ के पत्तों पर, या वो हिमालय में एक पेड़ होता है भूर्ज, हाँ, उसकी छाल पे। सोचकर ही अजीब लगता है, आज हम क्लाउड पे डेटा स्टोर करते हैं और तब लोग पेड़ की छाल पर अपना ज्ञान सहेज रहे थे। लेकिन ये तो बहुत नाजुक होती होंगी। बेहद नाजुक। हजारों सालों में कई पांडुलिपियां कीड़ों ने खा लीं, कुछ जल गईं, कुछ बस समय के साथ गल गईं। जो बची हैं वो एक खजाना है। वे हमें उस समय के धार्मिक विश्वासों, राजाओं के जीवन, विज्ञान, इन सब के बारे में बताती हैं। ये उस समय के लोगों के विचारों में झांकने की खिड़की की तरह है। भली वो खिड़की थोड़ी धुंधली हो, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बात कहनी हो जो हजारों साल तक चले, तो आप उसे ताड़ के पत्ते पर तो नहीं लिखेंगे। आपको कुछ ज्यादा टिकाऊ चाहिए होगा। और वहीं हमारा दूसरा सुराग आता है, अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। ये पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर खोदे गए लेख हैं। इन्हें नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। राजा अक्सर अपनी जीतों या आदेशों को इन पर खुदवाते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें पढ़ सकें और वो हमेशा याद रहें। लेकिन एक मिनट, अभिलेखों में तो सिर्फ राजाओं की बड़ाई लिखी होती होगी, है ना? मतलब कोई राजा ये तो नहीं लिखवाएगा कि वो युद्ध हार गया। तो क्या हम उन पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हर ऐतिहासिक स्रोत का अपना एक दृष्टिकोण होता है, एक बायस होता है। अभिलेख हमें शासक का नजरिया बताते हैं। वो एक तरह का ऑफिशियल प्रोपेगेंडा है। वो हमें तारीखें, नाम और घटनाएं बताते हैं जो जरूरी हैं, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं बताते। वो ये नहीं बताते कि उस जीत की कीमत आम जनता ने कैसे चुकाई। तो अगर पांडुलिपियां हमें विचार बताती हैं और अभिलेख घोषणाएं, तो फिर एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी का सच कहाँ मिलेगा? उसके लिए हमें अपने तीसरे और शायद सबसे रोमांचक सुराग की ओर मुड़ना पड़ता है, पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, यानी जमीन की खुदाई से मिली चीजें। पुरातत्वविद एक जासूस की तरह जमीन के नीचे दबे सबूतों को खोजते हैं। पुरानी इमारतों के खंडहर, मिट्टी के बर्तन, औजार, सिक्के, यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियां और जले हुए अनाज के दाने भी। वाह! मतलब एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा हमें किसी राजा के फरमान से ज्यादा बता सकता है। कई मामलों में हाँ, बिल्कुल। राजा का फरमान हमें बताता है कि राजा क्या चाहता था, लेकिन एक आम घर में मिला मिट्टी का बर्तन, उसका डिजाइन, ये हमें बताता है कि लोग असल में कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उनकी कला कैसी थी। पुरातत्व उन लोगों को आवाज देता है जिनका जिक्र लिखित इतिहास में कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह के सुराग हैं, पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातत्व। लेकिन इन सबको एक कहानी में पिरोने के लिए हमें समय का एक पैमाना चाहिए। शुरू में आपने 8000 साल पहले को 6000 BCE कहा था। अब हम उस पहेली को सुलझा सकते हैं। ये BCE, AD, BCE, CE, ये सिस्टम आखिर है क्या? ये इतिहास का व्याकरण है जो घटनाओं को सही क्रम में रखता है। देखिए, दुनिया भर के इतिहासकारों ने एक आम सहमति बनाई और ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को एक शुरुआती बिंदु या 0 पॉइंट मान लिया। उनके जन्म से पहले के समय को अंग्रेजी में BC यानी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। इसमें समय की गिनती उल्टी चलती है, जैसे 100 BC 50 BC से पहले आता है। सही। और उनके जन्म के बाद का समय AD कहलाता है, यानी एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है ईश्वर के वर्ष में। जैसे अभी हम 2025 AD में हैं। लेकिन ये पूरा सिस्टम तो एक खास धार्मिक दृष्टिकोण से बना है। बिल्कुल। और इसीलिए अब दुनिया भर में कई विद्वान इसकी जगह ज्यादा सेक्युलर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। BCE यानी बिफोर कॉमन एरा BC की जगह, और CE यानी कॉमन एरा AD की जगह। मतलब वही है, बस नाम बदल गया है ताकि इतिहास को किसी एक संस्कृति या धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। ये बहुत जरूरी बात है। तो इन सब बातों का सार क्या है? इस जासूसी केस से हमने क्या सीखा? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और राजाओं की लिस्ट नहीं है। यह समझने की कोशिश है कि इंसान ने शून्य से शुरुआत करके आज की दुनिया कैसे बनाई। हाँ, ये नर्मदा के किनारे प्रकृति पर निर्भर एक शिकारी होने से लेकर सुलेमान की पहाड़ियों में जमीन जोतकर अपना भाग्य खुद लिखने वाले किसान बनने, और फिर सिंधु के किनारे विशाल शहर बसाने वाले नागरिक बनने तक का सफर है। यह इंसानी नवीनता की कहानी है जो आज भी जारी है। ये हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। आज हम जो चावल या गेहूं खाते हैं, उसकी कहानी हजारों साल पहले शुरू हुई थी। हम जिस देश में रहते हैं उसके नाम की जड़ें भी उतनी ही गहरी हैं। ये सब हमें बताता है कि हम कौन हैं। और यहीं पर सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार आता है।
हमने जिन 3 स्रोतों पर चर्चा की, पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातत्व, वे सब एक अलग तरह की कहानी बताते हैं, है ना? पांडुलिपियां बताती हैं कि लोग क्या सोचते थे, अभिलेख बताते हैं कि शासक दुनिया को क्या दिखाना चाहते थे, और पुरातत्व बताता है कि लोग असल में कैसे रहते थे। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आज से हजारों साल बाद कोई हमारे समय का इतिहास लिखने की कोशिश करें, तो हमारे ये जो डिजिटल निशान हैं, हमारे ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, क्लाउड पर मौजूद तस्वीरें, ये किस तरह का स्रोत माने जाएंगे? क्या हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल एक अभिलेख की तरह होंगे, जहां हम सिर्फ अपनी जीतें और उपलब्धियां दिखाते हैं? और क्या हमारे प्राइवेट मैसेज और ईमेल नई पांडुलिपियां होंगी जो हमारे असली विचार बताती हैं? या ये सब कुछ बिल्कुल नया है? और सब